बट राज्यों से कुछ आपको लगता है इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी के नेता कहते हैं यूपी से मदद नहीं मिल रही, योजनाएं लागू नहीं हो रही। ऐसा है कि राज्यों की अपनी राजनीति है, लेकिन जब राज्य को आपने पैसा दिया है तो जेब खर्ची के लिए नहीं दिया, ये विकास के लिए दिया है, और इस कंडीशन के साथ दिया है कि इस एडिशनल रिसोर्स में से इन योजनाओं पे भी आप खर्चोगे। अब राज्यों को एक जिम्मेवारी से तरीके से राज्य करना है, और मैं मानता हूं कि अधिकतर राज्य उस दिशा में बढ़ रहे हैं। राजनीति में परसेप्शन कितनी बड़ी चीज होती है। अगर राज्य में, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, कहीं पर भी कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा इसलिए हम नहीं कर रहे, या फिर एक केंद्रीय मंत्री ये कहता है कि हमें तो राज्य ने से सहयोग नहीं मिला इसीलिए हम फला सड़क अभी तक नहीं बना पाए। श्वेता जी, जो बेहतर समझा पाए उसकी राजनीति। वास्तविकता हम करते हैं, परसेप्शन आप बनाते हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं समझ पाई आपकी बात। इसलिए 32% और 42% का अंतर क्या है, जो केजी क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाएगा। अगर कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं समझ आ रहा कि 10% ज्यादा के बाद राज्यों की भी जिम्मेवारी बड़ी है, और केवल एक बात दोहराते रहना, उसमें अपना नहीं। और मैंने यहां तक प्रपोज किया और मैंने आंकड़े दिए हाउस में, हर राज्य को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा है इस जिम्मेवारी की वजह से। और कोई राज्य अगर असंतुष्ट है कि उसको लगता है मुझे नहीं मिल रहा, तो 13 फाइनेंस कमीशन पे जाना चाहता है तो मुझे चिट्ठी लिख दे। एक भी कांग्रेस का राज्य लिखने को तैयार नहीं है। आप ममता जी से पूछिए, आप नवीन जी से पूछिए कि उनको ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। मैं एक एक राज्य के आंकड़े, उत्तर प्रदेश अकेले को इस 10% का असर पड़ा है 26,000 करोड़ एक्स्ट्रा। अरुण जी, एक सवाल और इस पे उठता है, ब्लैक मनी का मुद्दा भी है, क्योंकि आप, हालांकि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में आप लोगों ने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन बार बार सवाल उठा रहे हैं कि कब आएगी ब्लैक मनी। वो जो खातों में 15 लाख जाने की बात भी थी, हालांकि पार्लियामेंट में अब तो अशोक, जो आपकी बिरादरी है वो दूसरे तर्क दे रही है। वो कह रहे हैं ब्लैक मनी कम करने से जीडीपी कम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कि मैंने क्या इस तरह के विचित्र लेख पढ़ रहा हूं। क्या आएगा? मैं आपको बतलाऊं, क्योंकि डिबेट भी हुई पार्लियामेंट में, आपने जवाब दे दिया। ऐसा है कि उनकी समझ में ना आए, लेकिन आप इसको सरलता से समझिए और अपने श्रोताओं को समझाइए। 2006 के खाते 2010 में इस देश को बदलाए गए। वो मूर्ख लोग नहीं थे जिन्होंने पैसा रखा था, बहुत चालाक और बहुत होशियार और धूर्त भी हो सकते हैं जिन्होंने बाहर रखा। उन्होंने 2014 तक की प्रतीक्षा नहीं की थी वहां से पैसा आगे पीछे करने की। आज हमने जितनी स्विस अथॉरिटीज हैं एचएसबीसी के अकाउंट्स में, जर्मन अथॉरिटीज हैं लिंचनस्टाइन के अकाउंट में, क्योंकि एचएसबीसी के फ्रांस के थ्रू मिले, हमने एक कदम उठाया, उन सबसे संपर्क रखा और एक्टिव संपर्क रखा। G20 इनिशिएटिव्स के माध्यम से हमने ये तय किया कि 2017 तक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अगर आप भी जाकर बाहर अकाउंट खोलते हैं तो उसकी रियल टाइम में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसी वक्त मिल जाएगी। दैट इज द ऑटोमेटिक एक्सचेंज। हमने, अमेरिका ने जो एक कानून बनाया उसके साथ भी समझौता करने का फैसला कर लिया, फटका कहते हैं जिसको, उसमें भी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है सभी देशों से जो उस कानून को स्वीकार करेंगे। अब एक दिशा हमने ले दी कि 2017 तक जिसका पैसा बाहर जाएगा ऑटोमेटिक एक्सचेंज होगा। जिसका पुराना पड़ा हुआ है उन कंट्रीज से हमने डिटेल्स ले रहे हैं। पावर में आने के बाद एक साल में जिन लोगों का था, हमने ऑलरेडी 121 के करीब प्रोसिक्यूशंस फाइल कर दिए। लगभग 90% लोगों के खिलाफ असेसमेंट्स कंप्लीट कर दिए, पेनल्टीज वगैरह सब लगा दी। जो प्रक्रिया आज तक नहीं हुई थी, उसी से काला धन आ रहा है। जो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का पैसा हमें मिलेगा और जो पूरा टैक्स मिलेगा, क्योंकि 2006 से 2014 तक उन्होंने हमारी इंतजार नहीं की पैसा वहां रखने के लिए, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा हमें मिलेगा। उसके बाद डोमेस्टिक ब्लैक मनी के लिए और फॉरेन ब्लैक मनी के लिए जो पैसा बाहर रखा है, हमने कानून लाए। जो मैं कानून लाया हूं, जिसको नोटिफाई करने वाले हैं, पिछले सेशन में पास किया, कि जिसके पास खाता बाहर है जो अनडिस्क्लोज्ड है या कोई एसेट बाहर है, 30% टैक्स और 30% पेनल्टी दे। उसकी एक समय सीमा हम रखेंगे। उसके बाद वो समय सीमा, जो वो विंडो बंद हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगा रहे हैं उस पैसे पे हम, उस टैक्स कंप्लायंस की जब विंडो बंद हो जाएगी तो फिर 30 + 90 लगेगा, यानी 120,
और उसके साथ साथ 10 साल तक की सजा। अब आलोचना हो रही है कि ये कड़ा है, लेकिन कड़ा लाने की जरूरत है। उसमें आपको और इनको कोई तकलीफ नहीं है, उसमें तकलीफ केवल उन कुछ लोगों को है जिन्होंने पैसा इस देश का चोरी करके बाहर रखा हुआ है। और उनको भी मैं अवसर दे रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन से बचना है तो पहले पेनल्टी देकर लाइए। दूसरा, मैंने फाइनेंस बिल में डोमेस्टिक ब्लैक मनी के संबंध में भी कदम उठाए हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि इस देश में मैंने संसद में भाषण सुने, मेरे पास एमपीज के पत्र आते हैं, डेलीगेशन आते हैं कि ये जो कैश ट्रांजैक्शंस को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इससे तो जीडीपी कम हो जाएगी। अब इस देश को फैसला करना है कि केवल ब्लैक मनी के खिलाफ बोलना एक नारा है या एक्चुअली कार्रवाई करनी है। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, विकसित देशों में, वहां सारी प्लास्टिक इकोनॉमी चलती है। अमेरिका में अगर आप एक सीमा से ज्यादा पैसा कैश में देते हो तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर देना पड़ता है जी। हर देश में। क्यों ना ऐसी सीमाएं इस देश में लागू। हम आगे बढ़ के हम कुछ उन राजनीतिक आरोपों की तरफ आना चाहते हैं जो बार बार लगाए जाते हैं। कई दफा जवाब मिलते हैं, कई दफा ऐसे जवाब नहीं मिलते हैं जो संतुष्ट कर पाते हैं। पहला आरोप, बीजेपी को और सरकार को त्रिमूर्ति चलाती है, नरेंद्र मोदी एक तरफ, अमित शाह एक तरफ, अरुण जेटली। देखिए, आरोप तो सरासर गलत है, लेकिन इसके 2-3 पहलू मैं आपको बता दूं। कभी कहते थे संघ परिवार चलाता है, कम से कम उस आरोप से तो आप हट गए और आपने कहा नहीं, आपके पार्टी के नेता चलाते हैं। फिर आप ये भी आरोप नहीं लगा सकती कि कोई एक परिवार चलाता है या उस परिवार के सदस्य चलाते हैं। पार्टी के चुने हुए नेता लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री, पार्टी के प्रेसिडेंट, मैं तो उसमें गिनती में नहीं आता हूं। स्वाभाविक है कि पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की फाइनल से होती है किसी भी निर्णय में, लेकिन पार्टी के अंदर एक ढांचा है, जिले से लेकर राज्यों तक। हम एकमात्र पार्टी हैं जिसका एक इलेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट पार्टी का और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर उनका लास्ट वर्ड है तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। यस, द पार्टी प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैव द लास्ट वर्ड इन दिस मैटर। लेकिन अरुण जी, पहले ऐसा होता था कि अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनके तीनों के बारे में बात होती थी कि ये तीनों मेन इनकी तिगड़ी है। तब इस तरह नेगेटिव होकर बात नहीं की जाती थी जिस तरह से अब आपके विरोधी आज भी कोई नेगेटिव, आज भी कोई नेगेटिव होकर बात नहीं करता। अगर मान लीजिए पार्टी के ढांचे और पार्टी का नेतृत्व उसकी ना चले, कम से कम पार्टी का निर्णय पार्टी में होता है, सरकार का निर्णय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पे होता है। इसका विकल्प आपने देखा यूपीए के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं लेकिन जो सत्ता का अधिकार है किसी और के पास है। इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं चल सकता, लेकिन पार्टी के एक स्ट्रक्चर है। आज मान लीजिए हमें लोकसभा की टिकट देनी है या असेंबली की टिकट देनी है, हमारे स्टेट के पार्लियामेंटरी बोर्ड तय करते हैं। मेरे जैसे का तो एक भी सीट में उसमें कोई से नहीं होता। लेकिन तो क्या ये सही है कि प्रधानमंत्री का दखल रहता है? हर मंत्रालय कहते हैं कि जो भी अहम योजना रहती है वहां पर प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं रहता, नहीं रहता है। प्रधानमंत्री का देखिए, जैसे मेरे मिनिस्ट्रीज हैं उसमें निर्णय करने के बाद अधिकतर निर्णय हम लागू करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं, हम प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, और प्रधानमंत्री अगर उसको सुधारते हैं या उनका कोई डाउट होता है तो वो उसको क्लियर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जानकारी में प्रमुख निर्णय रहे, उनके अप्रूवल से रहे और उनका नॉड रहे। और देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कैजुअल नहीं है, जो 2-2, 3-3 घंटे एक मंत्रालय के अधिकारी और मंत्रियों के साथ स्वयं मीटिंगें लेते हैं और उसको दिशा देते हैं। और इसीलिए मंत्री भी ज्यादा सक्रिय हैं और सेक्रेटरी। लेकिन अरुण जी, मैं अशोक, एक मिनट, सेक्रेटरीज के साथ जो पीएम की मीटिंग्स होती हैं हर 2-3 महीने बाद, मुझे उसमें बैठने का मौका मिला है। हर सेक्रेटरी के साथ ऐसा संबंध है कि आप जब चाहो मुझसे डायरेक्टली फोन पे बात कर लो अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है। कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो स्वयं अपनी फाइल लेकर पीएम के पास ना चला जाए कि मुझे इसमें तकलीफ है। नहीं तो इस देश का तो इतिहास रहा है, लोग प्रधानमंत्री मंत्रियों को भी महीनों तक नहीं मिलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। ही इज अ हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। लेकिन आपको ट्रबल शूटर माना जाता है, कोई भी मामला फंसता है सरकार या पार्टी में, सब लोग आप
के पास आते और कहते मोदी के पीछे असली मैन आप हैं, क्योंकि आप जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है इस पार्टी में, सरकार में। ऐसा नहीं खुद है। उमा भारती ने कहा कि मैं कायल हूँ फाइनेंस मिनिस्टर की, जान दे सकती हूँ, क्योंकि ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया था। ऐसा है अशोक जी, मैंने कहा पार्टी के मामलों में पार्टी अध्यक्ष और सरकार के मामले में प्राइम मिनिस्टर। अब इतने सीनियर लोग हमारे पास हैं, पार्टी में भी हैं, सरकार में भी हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, वेंकैया नायडू हैं, सारे पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं पहले, उसके बाद सुषमा जी हैं, मैं हूं, हम दोनों ऑपोजिशन लीडर्स रहे हैं। ये एक स्वाभाविक सरकार के मंत्री वो हैं जो पार्टी के सीनियर लोग रहे हैं, जिनको एक अनुभव भी है। और प्रधानमंत्री जी रेगुलरली अपनी टीम के साथ, और टीम हमेशा कई लेयर्स में होती है, लेकिन मैंने आपको कहा जो लोग ये त्रिमूर्ति और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कम से कम देखे पहले कैसे चलता था। पहले कहा जाता था संघ रिमोट कंट्रोल हाथ में संघ के, अब नहीं है। देखिए, हमारे जो विचार परिवार के लोग हैं, वैचारिक विषयों पे निश्चित रूप से हम उनसे चर्चा करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे विचार के लोग और वो एक दिशा में जा रहे हैं और हम दिशा में, जहां तक अकोमोडेशन हो सकता है हम करते हैं, उसमें कोई बुरी बात मोदी और नहीं है। आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है, सीएम बनवाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। उस वक्त जब राजनीति में एक्टिव हुए वो जनरल सेक्रेटरी से, उस वक्त से आपकी पुरानी दोस्ती है। तो सरकार चलाने में आप दोनों को कितना फायदा होता है इसका, पुरानी दोस्ती का? देखिए, मैं एक चीज कहूं कि हर प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टाइल होता है, और मोदी जी वर्क ओरिएंटेड हैं। वर्क ओरिएंटेड का मैं जो कहूं कि उनके लिए केवल जो उनको जिम्मेवारी मिली हुई है उसको निभाना, और बिना थके हुए वो काम करते हैं, और इसलिए उसमें कोई व्यक्तिगत संबंध का कोई रोल होगा वो ऐसा नहीं है। अब जो उनके पुराने सहयोगी हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, स्वाभाविक है उनको वो कंसल्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा मानता हूं कि इतना परिश्रम करने वाला नेतृत्व हम लोगों को मिला। आपको मीडिया मैन कहा जाता है अरुण जी, जब भी आपके पास समय मिलता है आप मीडिया के साथ समय बिताना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं मीडिया की कंपनी अक्सर आप? मुझे लगता है दोनों है, वो भी एंजॉय करते हैं और इसलिए मेरे साथ पहले नहीं था, लेकिन अब हुआ है कि मैं दिन भर मैं भी अपने कामों में व्यस्त रहता हूं। मेरी पहली अपॉइंटमेंट सुबह 6:30 बजे शुरू होती है, जब मैं वॉक पे निकल रहा हूं, और कई बार तो 4-4, 8-8 लोग उसी वक्त मुझे मिलने आ जाते हैं, किसी को कोई बात कहनी होती है या मिलना होता है। तो मैं दिन भर काम भी करता हूं, लेकिन एक्सेसिबल रहता हूं। मेरे ऑफिस में आ जाना या पार्लियामेंट में मेरे कमरे में आ जाना हर व्यक्ति के लिए सरल है। फोन भी, नंबर भी नहीं बदला आपने अपना? और पार्टी के कार्यकर्ता भी सैकड़ों में रोज आते हैं, और जो एक बार आता है मैं मिल लेता हूं, और कई बार आप लोगों का भी दिन नहीं पूरा होता एक बार चर्चा किए बगैर। फोन नंबर नहीं बदला से पता लगा कि बहुत सारे मंत्री क्या एरोगेंट हो गए, आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए, हर एक का अपना स्टाइल है, और मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल लोगों को एक्सेसिबल रहना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि से शुरुआत की थी, सबसे बड़े टारगेट के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा टारगेट जो मैंने कहा कि ये देश की क्षमता है, आज भी हम उस क्षमता के अनुकूल परफॉर्म नहीं कर रहे। वी कांट अंडर परफॉर्म, और इसलिए इस देश की राजनीति में, सरकारों में, राज्य सरकारों में, विपक्ष में, सरकार में, मेरी पार्टी में, मेरे विचार परिवार में, हम पोटेंशियल को अचीव करें। अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर रोड मैप स्पष्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा? हो सकता है। अगले 4 साल में निश्चित रूप से इस देश को एक बेहतर देश बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।